देखिए अल्लाह नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर पे थे हम लोग, फोर्थ चैप्टर पे नेशनल इनकम, ये ना नेशनल इनकम का लेक्चर एक ही निकला था, याद है? बोलो हाँ या ना। नेशनल इनकम में हम लोग को दो चीज ध्यान रखना था। पहले जब नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNPFC से, कैसे डिनोट करते हैं? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है फैक्टर इनकम, क्या है बेटा? फैक्टर इनकम, कि जो फैक्टर इनकम कितने हैं? 4, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। और दूसरा वर्ड याद रखना है, रेसिडेंट कमाना हो चाहिए, रेसिडेंट के द्वारा कमाना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं। कौन होना चाहिए बेटा? रेसिडेंट। रेसिडेंट कहीं से पैसा कमाए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए या फ्रॉम अब्रॉड या फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कमाए, वो जो पैसा है वो नेशनल, वो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब नेशन के लिए आ रहा है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का हमने जो डेफिनेशन दिया था वो ये दिया था, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, विजिटिंग सैलरी आएगा एंड प्रॉफिट आता है। अर्न्ड बाय, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब है वैसा इनकम नेशनल इनकम होगा जो कमाया गया पैसा है, नहीं कमाया गया पैसा नेशनल इनकम का पार्ट। जैसे मान लो कि ओल्ड एज पेंशन किसी को मिला, किसी को स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसी के पापा अपने बच्चों को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, दीज ऑल आर द अनअर्न्ड इनकम एंड दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। अगर आप चैरिटी देते हैं, गिफ्ट करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो पैसा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। यानी कमाया गया पैसा जो भी है वही नेशनल इनकम का पार्ट कहलाएगा। तो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं। जैसे इंडिया में मान लो कि अभी IPL चल रहा है, कुछ फॉरेन प्लेयर इंडिया में खेल रहे हैं, इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है? इंडिया में। तो इंडिया का तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, लेकिन मान लीजिए कि जैसे मैक्सवेल है, मैक्सवेल फॉरेन प्लेयर है, वो इंडिया में आया, मान लो कि 5 करोड़ कमा लिया, 5 करोड़ कमाया, वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। तो मैक्सवेल के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। और वो मैक्सवेल के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम का पार्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैक्सवेल इज द नॉन रेसिडेंट, मैक्सवेल इज द नॉन रेसिडेंट। ओनली द पर्सन हु आर नॉर्मल रेसिडेंट, हु आर द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली इंडिया में IPL खेल रहा है वो, तो विराट कोहली के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम का पार्ट होगा क्योंकि वो रेसिडेंट। अब सपोज करिए कि विराट कोहली चला गया, मान लो कि गया इंग्लैंड की टेस्ट मैच खेलने, और इंग्लैंड की कंपनी इंडोर्समेंट कराती है विराट कोहली से, कोई ब्रांड का, वो कंपनी उसको 5 करोड़ रुपए देती है, प्लस क्रिकेट खेल के विराट कोहली 10 करोड़ कमाता है। टोटल वो कितना कमाया? 15 करोड़ रुपए। फिर वो कहाँ आया? तो विराट कोहली रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है। विराट कोहली जो 15 करोड़ कमाया गया पैसा अर्न इनकम है कि अनअर्न है? अर्न है। अब बात करिए, क्या ये डेफिनेशन में आ रहा है? फैक्टर, सम फैक्टर ऑफ अर्न इनकम बाय, तो विराट कोहली रेसिडेंट है, कमाया गया पैसा है, फैक्टर इनकम का पार्ट है। क्या विराट कोहली जो इंग्लैंड में पैसा कमाया वो नेशनल इनकम होगा कि नहीं होगा? वो माना जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो इनकम फैक्टर इनकम है, क्या है? फैक्टर इनकम। दैट विल बी कॉल्ड द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जो कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट है, विदेश से पैसा कमा के इंडिया ला रहा है, तो दैट विल बी द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और रेसिडेंट अगर विदेश से पैसा कमा के इंडिया ला रहा है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। लेकिन कोई विदेशी यहां पर आके पैसा कमा के ले गया तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। नेशनल इनकम को मानने के लिए क्या नेशनल इनकम होगा, उसमें दो ही चीज हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर इनकम होना चाहिए और रेसिडेंट के द्वारा कमाना होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट के द्वारा नहीं। और रेसिडेंट कहीं से कमाए, रेसिडेंट कहीं से कमाए, चाहे वो मंगल ग्रह पे से क्यों ना कमाए। बात समझा रही है? मान लीजिए इसरो कंपनी किसी दूसरे कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च करती है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो कंपनी जो है इंडियन कंपनी, मतलब इसरो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की है। अब मान लो कि जापान का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इसरो, रसिया का कर रहा है, फ्रांस का कर रहा है, तो वो कंट्री सब पैसा देगा ना। तो पैसा किसको मिला? इसरो को मिला, इंडिया को मिला। पैसा कहाँ से आया? एब्रोड से आया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हो गया। तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। हम नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखते हैं मान लीजिए, अब नेटफ्लिक्स मान लो कि नॉन रेसिडेंट है, तो नेटफ्लिक्स से जो कमाया गया पैसा वो नेशनल इनकम में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पे आता है ना, अभी जस्ट फर्स्ट एपिसोड हुआ है। अब मान लो कपिल शर्मा शो को नेटफ्लिक्स पैसा दे रही है, हो सकता है सोनी इंटरटेनमेंट से ज़्यादा मिल रहा होगा, 192 कंट्री में शायद वो टेलीकास्ट होता है, वॉट एवर जो भी है। तो नेटफ्लिक्स उसको मान लो पैसे दे रही है कि एक एपिसोड का मान लो कि 10 करोड़ देती है, एक एपिसोड का 10 करोड़ देती है, तो वो कपिल शर्मा के टीम को मिल रहा है, तो दैट इज विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। समझ के कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ, द सम टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विद इन अकाउंटिंग ईयर, सॉरी ईयर नहीं लिखा था क्या, अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, domestic territory as well as rest of world will be the part of national income। और नेशनल इनकम को डिनोट कैसे करते हैं? NNP। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां डेफिनेशन इसको रीड आउट करके निकलते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड by normal resident of a country, by a normal resident of a country during the period of accounting year। ये डेफिनेशन लिखवा दिए थे, सबने लिख लिया था। चलिए, this definition of national income convey two important points, the factor income only and normal resident of a country, non resident नहीं आएगा। अब फैक्टर इनकम क्या है? हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर इनकम में 4 फैक्टर इनकम होते हैं। कितने फैक्टर इनकम होते हैं? 4। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। यानी फैक्टर इनकम किसका इनकम है? हाउस होल्ड का कि प्रोड्यूसर का? हाउस होल्ड का इनकम है। पेमेंट कौन कर रहा है? तो फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर का हुआ, वो किसको मिला? तो हम फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के पर पॉइंट से चलेंगे कि फैक्टर पेमेंट किसके पॉइंट से? प्रोड्यूसिंग पॉइंट से। तो यही है फैक्टर इनकम आर द पेमेंट। अगर पेमेंट है तो कौन मेड कर रहा होगा? और रिसीव रहता तो वो कौन करता? हाउस होल्ड ऑफ यूनिट, जिसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और टू द हाउस होल्ड ओनर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन वही हुआ जो फैक्टर, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हो गया, इसको हम फैक्टर सर्विस भी कहते हैं। जैसे देखो फैक्ट, ये है हाउस होल्ड और ये क्या है? प्रोड्यूसर मान लो। तो इसके लिए फैक्टर इनकम है, तो इसके लिए फैक्टर पेमेंट हो गया। तो ये होगा मनी फ्लो। क्या हुआ? बात समझ में आ रही ना? अब हाउस होल्ड जो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है वो क्या देता होगा? फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस रियल फ्लो हुआ। फैक्टर सर्विस क्या हुआ? तो रियल फ्लो फैक्टर सर्विस क्या हुआ? फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। बोलो हाँ, ये प्रोड्यूसर है। इधर जब हम आएंगे तो प्रोड्यूसर बोलना, इधर जाएंगे तो हाउस होल्ड बोलना, ठीक है ना? तो फैक्टर सर्विस गिवन बाय हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। अब ये इसका फैक्टर प्रोडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर प्रोडक्शन। जो 4 इनपुट होता है तो किससे लेता है वो? तो फैक्टर प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विस क्या है? रियल फ्लो की मनी फ्लो? रियल फ्लो। और फैक्टर इनकम किसका?
अब फैक्टर पेमेंट किसका? इधर देखो, फैक्टर पेमेंट किसका? प्रोड्यूसर का। ये क्या है? मनी फ्लो की रियल फ्लो? मनी फ्लो। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विस और प्रोडक्शन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर्विस हुआ इधर से और प्रोडक्शन हुआ इधर से, पेमेंट हुआ इधर से और इनकम हुआ इधर से। इधर इधर समझ है ना? ये हाउस होल्ड, ये सॉरी, ये प्रोड्यूसर होगा, ये हाउस होल्ड। इनकम और द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड ओनर्स ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस रियल फ्लो की मनी फ्लो? फैक्टर इनकम्स और द फैक्टर पेमेंट। अब देखो, फैक्टर इनकम किसके पॉइंट से है? और ये आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। चार में क्लासिफाइड, चार चीजों में क्लासिफाई किया गया। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या है बेटा? अब देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? देखिए, तो कोई बाहर बैठे हुए हैं क्या? एम्प्लॉयज में वर्कर, एम्प्लॉय सब आएगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। कितने बच्चे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं जॉब या काम कर रहे हैं? प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे रहे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आप हमको जो पैसे फी देते हैं, तो आप क्या बोलेगा? सर आपका सैलरी इस मंथ का लीजिए। क्या आप सैलरी बोल सकते हैं? और वो नहीं, खराब लगेगा। सैलरी एम्प्लॉय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जिसका नौकरी करते हैं। हम आपके नौकरी कर रहे हैं क्या? तो आप हमको सर्विस फी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? सर्विस फी दे रहे हैं। लेकिन सपोज लो कि इसी कोचिंग में किसी फैकल्टी मेंबर को हम रखें और उनको हम मंथली सैलरी दे कि हम आपको मंथली 5,000 रुपया या 10 रुपया देंगे, जो भी है। आप जितना भी बच्चा पढ़ाइए, 10 बच्चा पढ़ाइए, 100 बच्चा पढ़ाइए, 2 बच्चा पढ़ाइए, आपको 10 रुपया बांध दीजिए, ठीक है ना? तो बताइए, उनके लिए सैलरी क्या लगेगा? वो एम्प्लॉय हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। तो एम्प्लॉय का मतलब जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर कौन हो गया? कंपनी। प्रोड्यूसिंग सेक्टर एम्प्लॉयर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर एम्प्लॉय हो गया। जो यहाँ जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, वर्क कर रहा है, चाहे कैजुअल लेबर ही क्यों ना हो। कैजुअल लेबर मतलब जैसे चौक पे कैजुअल लेबर है, आज हमको 2 दिन का काम है, 2 दिन भाग उसको लेके काम करवाए, 2 दिन के 1 रुपया दे दिए, फिर अपना कहीं और काम करेगा। तो दीज आर द वेजेज। एंड जो मंथली बेसिस पर फिक्स हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैलरी देते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन मतलब होता है मुआवजा, क्षतिपूर्ति। इसका ये मतलब है कि उसको नुकसान होगा तब कॉम्पनसेशन। यहाँ कॉम्पनसेशन का मतलब कि आप अपने जीवन का जो समय हमको दे रहे हैं, यानी मेरे यहाँ जो काम कर रहे हैं उसका हम आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। जैसे अकाउंट्स में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग देखे होंगे, जहाँ गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करता है किसको? इसका मतलब थोड़ी है कि उसको मारपीट देता है तो मुंह फूट जाता है तो उसका कॉम्पनसेशन देता है, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पनसेशन का मतलब कि भैया हमने जो दिया उसका हमको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें 4 चीज आते हैं। कितने चीज आते हैं? एक आता है सैलरी एंड वेजेज, पेमेंट मेड इन। कोई बच्चे आएंगे यहाँ पे क्या? मेड इन कैश। मेरे पास कैश तो है नहीं, किसी पास 10, 20, 5 रुपए कोई भी है? हाँ, उसके पास हमेशा रहता है ना। इसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी। आप भी आइए, पैसे लेके आइए। जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूसिंग फर्म की एम्प्लॉई है, तो ये फैक्टर सर्विस दे रही है। क्या दे रही है? फैक्टर सर्विस। ये हमारे यहाँ काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। इसको हम ये मान लीजिए कि 50,000 रुपया है। क्या मानिएगा? 50,000। अब इनको पेमेंट मेड सैलरी एंड वेजेस पेमेंट मेड इन कैश। का मतलब सिर्फ कैश ही नहीं होता है, हम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो वो भी कैश कहलाएगा। आजकल तो पैसे अकाउंट पे जाते हैं ना, तो वो भी कैश कहलाएगा। कैश को आप ये मत समझिए कि जो कैश करेंसी होता है वही कैश हो गया, अकाउंट पे चले गए वो भी कैश हो गया, चेक हमने दे दिया वो भी कैश हो गया, 2 दिन बाद मिल जाएगा, लीजिए। तो ये कहलाएगा पेमेंट में। अभी यही रुकिए, पेमेंट कैमरा में साथ नहीं आ रहा है क्या? ये आप इधर आ जाइए। ये हमारी एम्प्लॉय, आप और इधर आइए ना, हमारे ये हमारी एम्प्लॉय, इनको हमने 50,000 का कैश दिया, तो पेमेंट मेड इन कैश कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। क्या है? एम्प्लॉय है। अब देखो दूसरा क्या होता है?
पेमेंट मेड इन काइंड। काइंड समझ दिख रहा है क्या? काइंड, ठीक है। अब देखो, आप बोलेंगे सर, बोले सर घर नहीं है, मतलब घर है हमको तो, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, घर तो दूसरी जगह है, हमको रेंट फ्री कोई अकोमोडेशन, एकोमोडेशन में तो क्या रहने के लिए जगह, एकोमोडेशन में तो क्या होता है घर फर्नीचर वर्नीचर टीवी एसी से दिवा दीजिए। हाँ मिल जाएगा। तो कारो दिवा, बोलो ना, इस कारो दिवा, कारो ने कार दिवा दिए, एक नौकर दे दीजिए, एक मेड खाना बनाने के लिए, दिन भर तो ऑफिस में खाना कौन बनाएगा? अच्छा ठीक है, आपको सब मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेगा, इनको सारा फैसिलिटी हम दे दिए, उसका वैल्यू होता है मान लो 20,000 रुपया। कोई भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता है ना, घर दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, नौकर दे रहे हैं, चाकर दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, ये सब इसका जो क्या करेंगे वैल्यूएशन। अब 50,000 इनको कैश मिल गया, बोलो हाँ यार, सुनो बात है, 50 इनको कैश मिल गया, सैलरी हो गया, अर्न किए, ये क्या किए, अर्न इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट, नेशनल इनकम में चला गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। दूसरा कि हम 20 साल का फैसिलिटी दे दिए, तो फैसिलिटी भी दिए तो इसी के सैलरी में जोड़ेंगे, क्योंकि घर से लाएंगे। तो 50 तो कैश दे ही रहे, 20 साल का फैसिलिटी, तो कितना सैलरी हो गया, 70 हो गया, समझ गए ना? चलो इनको 20 साल का फैसिलिटी मिल गया, पेमेंट मेड इन काइंड। अब तीसरा कि सर पीएफ करना चाहिए ना, पीएफ समझते ना, एक होता है ईपीएफ होता है, ई फॉर एम्प्लॉय, पी फॉर प्रोविडेंट, ए फॉर फंड। आप लोग में किसी पापा अगर जॉब में होंगे तो पीएफ कटता होगा, करता है ना, प्रोविडेंट फंड करता है, तो वो सोशल सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी मतलब होता है कि भैया फ्यूचर में हम उसका मतलब कि मेरे लिए रक्षा करें। सोशल सिक्योरिटी की हुआ, पीवीएफ का पैसा 15 साल बाद मिलता है, 15 साल तक आपका जमा होगा, 18-21 साल के मिलता है। जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे, उसके अनुसार उनका पीएफ कटता है, एम्प्लॉयर काटते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉय, यानी हम कह चलिए आपका महीने का 10-5,000 पीएफ का पैसा हम जमा कर दिया, तो 70 इनका हो चुका है, और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सोशल सिक्योरिटी। सोशल क्यों हुआ कि भैया सोसाइटी में हमको सिक्योरिटी मिलना चाहिए ना। सिक्योरिटी मतलब नहीं कि सोसाइटी का पड़ोसी आपको मारने आए तो उसके सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन अच्छे से प्रॉपर चल सके। आप पूरा नींद में है, जितना मस्ती से पढ़ा रहे हैं आप, नींद में है, क्या आप इसको बोलते हैं ईपीएफ। क्या बोलते हैं बेटा? ईपीएफ। तो 5 रुपए इनका पीएफ कट रहा है महीने का, कटता है ना, समझ गया। अब चौथा है, अब इनका एज हो गया रिटायरमेंट का, मतलब कंपनी से रिटायरमेंट का हो गया। अब इनको हम मतलब ये तो क्या करेंगे, फेयरवेल पार्टी दे देते हैं, ये हमारे सारे एम्प्लॉय आएंगे, एक केक कटेगा, एक गाना बजेगा, सारे लोग फूल माला गुलदस्ता उलदस्ता देके कोई गिफ्ट भी लेकर आएंगे, हम भी इनको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में क्या देंगे? चलिए एक अच्छा सा किताब आपको गिफ्ट देते हैं, आप रिटायरमेंट में यही पढ़िएगा, ये स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा, इससे आप अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा, लीजिए। ये है क्या है, रिटायरमेंट के लिए हम आपको गिफ्ट दिए, इसका वैल्यूएशन है, अपना खर्चा उर्चा हो गया। लेकिन उसके बाद ही हमसे बोलेंगे पेंशन कितना बन रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे पूरा पेंशन एक बार लीजिएगा कि मंथली करके लीजिएगा, तो ये बोलेंगे ना हमारा बाल बच्चे पे भरोसा नहीं, हमें मंथली पेंशन चाहिए। एक बार पूरा पेंशन ले लेंगे तो हमारा बहू बेटा सब ले लेगा, तो फिर तो काम खत्म। ऐसा होता हो सकता है ना बेटा, तो मंथली हमको पेंशन चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। क्या बोलते हैं? तो बताइए, हम रिटायरमेंट पेंशन को फ्री में दे रहे हैं क्या? ये हमारे यहाँ काम किए, समय दिए, उसी का हम पेंशन की, चलो अब आपका इतना पेंशन। देखो प्यून रिटायर करते हैं, और एक कंपनी में एक ऑफिसर रिटायर करेगा, क्या दोनों का पेंशन सेम होगा? नहीं होता है। एक जो यूनिवर्सिटी से का प्रोफेसर रिटायर करता है, उसका मंथली पेंशन 1.5-2 लाख रुपया रहता है, 3 लाख का सैलरी है, इसलिए सब प्रोफेसर बनना चाहता है। 1 लाख रुपए 1.5 लाख का मंथली पेंशन आता है, तो पेंशन भी रिटायरमेंट पेंशन। अब बताइए क्या पेंशन भी इनका कमाया हुआ पैसा है कि नहीं है? तो अब आप जाइए, अब पैसा अपना ले लीजिए, चले जाइए। तो 4 चीज कॉम्पनसेशन में इम्प्लॉय में आ रहा है। कितने चीज बेटा? एक तो सैलरी मेड इन कैश, एक इन काइंड, काइंड मतलब एक फैसिलिटी जो मिल रहा है वो, तीसरा पीएफ का पैसा सोशल, चौथा क्या हुआ, रिटायरमेंट के समय जो पेंशन मिलेगा। एक एम्प्लॉय को सब मिल सकता है क्या? मिल सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ईयर,
देखो एक ही एम्प्लॉय जो रेगुलर सैलरी रेगुलर पेंशन तो नहीं ले सकता है, लेकिन मान लो कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ही रिटायर कर रहा है तो इस साल सैलरी भी बन गया, ये मिल गया, लेकिन हर साल ऐसा नहीं हो सकता है ये है, क्योंकि ये भी और ये भी कैसे मिलेगा एक साल, बात समझ रहे हैं ना, ये वाला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों पॉइंट लिखे थे। अरे लाइट आ रहा था ना? हाँ सर, कल लाइट ठीक था, तुम लोग फालतू का बोल दिया ब्लर कर रहा है, सर उस टाइम हो गया था, दोबारा जब आए थे तब गड़बड़ हुआ था। सर आप एडिट आप एडिट वीडियो एडिट आप किए मतलब उसको, हाँ एडिट हम किया, उसको पता कैसे हो जाएगा, वही तो बात है, ठीक है। क्योंकि हम देखें आ गया ना, यहाँ ना आ गया, बैठे सर, आया 10 नहीं आएगा, अभी है ना जगह, सब दो बैठ के बेंच पे भर लेता है, हम पीछे बढ़े 5 लोग बैठाने का बैठने का जगह बनाएंगे। गर्मी का समय ना, स्वेटर चार को बैठ सकते हैं, चार चले आगे, चलिए तो कॉम्पनसेशन बहुत अच्छे समझ गए। अच्छा ये बताओ, अब आपसे सवाल हम ट्रैप मारते हैं, अगर सीधा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ 1 लाख रुपया, तो क्या उसके बाद ये सब सेपरेट आइटम को हम जोड़ेंगे कि सिर्फ कॉम्पनसेशन ही लेकर चले जाएंगे? क्योंकि इसके 4 एलिमेंट हैं, अब कॉम्पनसेशन दे ही दिया तो मतलब ये चारों का सम ही नहीं होगा, तो द सम ऑफ 4 आइटम इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और यही 4 होगा जिसमें पेमेंट मेड इन कैश टू एम्प्लॉय, पेमेंट मेड इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी में ईपीएफ, किसी वर्कर का ईएसआई भी कटता है, एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस है ना, वो भी कटता तो वो भी चल जाएगा, ग्रेचुटी भी आ सकता है, ग्रेचुटी रिटायरमेंट से मिलता है ना, तो वो आ जाएगा, और रिटायरमेंट पेंशन जो रिटायरमेंट में आपको पेंशन वगैरह मिल रहा है तो वो आ जाएगा। ये है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दिस इज अ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम कितने हैं? 4 है। फैक्टर इनकम कितने बेटा? 4। उस 4 में पहला है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी हाउस होल्ड वाला किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर वाले को। जो नए हैं, जो लेट आए हैं, ये सारा जो लेक्चर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो वीडियो डाले हुए यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप देखिएगा, उसके बाद जो दिक्कत होगी उसको आप हमसे पूछिएगा। गूगल क्लासरूम में सब लोग ऐड होंगे, जो बच्चे नहीं ऐड, जैसे आप शायद नहीं ऐड है, आप ऐड, अभी क्लास ओवर हो जाएगा 11 बजे, उसका ऐड कर लीजिएगा अपने आप को। प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ मैक्रो मिल जाएगा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स 24 से लिखा हुआ, ये एडिट कर 25 ये है, उसमें 9 वीडियो अभी तक डाले हुए हैं, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा। चलो हम पढ़ाने देते हैं। सेकेंड देखो, रेंट, फैक्टर सर्विस में लैंड आएगा, क्या आएगा? लैंड। लैंड का मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं। सिर्फ लैंड, जैसे मान लो कि इस बिल्डिंग के मालिक को हम क्या बोलेंगे? लैंडलॉर्ड बोलेंगे। बिल्डिंग लॉर्ड बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। तो लैंड डज नॉट ओनली मीन्स कि जमीन, अगर उस जमीन पे बना हुआ प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, उसका रेंट हम किसी को पे कर रहे हैं, तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? लैंडलॉर्ड कहलाएगा। तो लैंडलॉर्ड को जो हम रेंट दे रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड के लिए वो इनकम हो गया। क्या हुआ बेटा? तो दैट इज फैक्टर इनकम। अब मेरा बिजनेस है तो मैं प्रोड्यूसिंग यूनिट कहलाया, क्या कहलाया? और उनका हम फैक्टर सर्विस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? लैंड यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसका हम रेंट उनको। तो रेंट इज द सेकेंड फैक्टर इनकम। अब आपके मन में सवाल होगा क्या सर फैक्टर इनकम को सीक्वेंस में याद करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फैक्टर इनकम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो रेंट समझ गए। अब रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर मतलब उनका, हाउस होल्ड का, लैंड
बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जैसे कोई भी बिजनेस जब चलता है तो भैया कहीं ना कहीं किसी प्रीमिसेस में चलता होगा। अब आप कहिएगा सर मान लीजिए कि जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेसमैन का अपना ही प्रॉपर्टी है, तो पॉसिबल है कि नहीं है? एकदम पॉसिबल है। तो वहां पर क्या रेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट। इम्प्यूटेड क्यों कहलाएगा? कि वो अपना लैंड है, अपना प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरा अपना बिजनेस चल रहा है। सपोज मेरा अपना प्रॉपर्टी नहीं रहता तो हमको किराए पे लेना पड़ता, या मान लो कि हम बिजनेस नहीं करते तो उसको हम किराए पे लगा देते हैं, तो उसको इम्प्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट नहीं। एक्सप्लिसिट होता है एक्सटर्नल कॉस्ट होता है, ये इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है कि द प्रोड्यूसिंग फर्म यूजेस देयर ओन प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस। तो वहां रेंट कैलकुलेशन किया जाएगा, वहां रेंट को हम पीएल में डालेंगे एज खर्चा। कौन डालेगा? बिजनेसमैन। किसी को जा रहा है, किसको जा? जो प्रॉपर्टी का ओनर है, बिजनेसमैन ओनर है, तो उसका पर्सनल इनकम बन रहा है। मान लो कंपनी का डायरेक्टर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, जो कंपनी सेटअप किया गया उसी प्रॉपर्टी पे सेटअप किया गया, तो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी अलग है, डायरेक्टर क्या है? अलग है। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। बिजनेसमैन का जो पर्सनल खर्चे अगर इनकम होते तो उनका अपना होगा ना। अब मान लो कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बिल्डिंग है, और इसमें अपना कोचिंग चलाते हैं, और इसका मंथली रेंट मान लो 15,000 रुपये बनता है, तो क्या 15,000 हम अपने बिजनेस वाले बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? खर्चा एकदम दिखाना पड़ेगा। अब सर 20,000 दिखा दीजिए, नहीं। जो मार्केट रेट चल रहा है, जो मार्केट रेट, जैसे मान लो इस यहाँ के मार्केट का क्या रेट है उसके अनुसार रेंट दिखाना पड़ेगा, जो फेयर रेंट चलता है वो दिखाना पड़ेगा। तो रेंट इधर आप प्रॉपर्टी को आपने लीज पर लिया, लीज समझते हैं ना, हायर किया, या आपका ओन प्रॉपर्टी है तो उसका रेंटल जो वैल्यू होगा वो फैक्टरिंग का कहलाएगा फॉर द हाउस होल्ड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बेटा। थर्ड है इंटरेस्ट। अब मान लो कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में हम कैपिटल लगाए, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए, बैंक में एफडी किए, किसी को लोन दिए, तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा? इनकम के एक्सपेंसेस। तो फैक्टर इनकम मेरे लिए हुआ, पेमेंट करना पर प्रोड्यूसिंग फर्म होगा तो फैक्टर पेमेंट उनके लिए हुआ, तो इनकम इज आल्सो द फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम इंटरेस्ट हुआ, फैक्टर इनकम क्या हुआ? इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट फैक्टर सर्विस में आ गया, कैपिटल फैक्टर सर्विस में आ गया। यानी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो लगाते हैं, या जो हाउस होल्ड सेक्टर लगाता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, जिसके एवज में प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसको पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, जो फैक्टर इनकम उनके लिए इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट इज आल्सो द फैक्टर इनकम। तो पहला क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहला क्या बेटा? दूसरा क्या है? रेंट। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी देखो, कैपिटल का मतलब पूंजी हुआ। कैपिटल मतलब जैसे हम अगर शेयर खरीदे हुए तो वो भी मेरा कैपिटल ही है, पूंजी लगाए हुए शेयर में। हम बैंक में एफडी किए, मेरा पूंजी लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, डोंट वर्क फॉर मनी, पुट योर मनी फॉर वर्क। ये हमेशा हम बोलते हैं आपको, पैसे को काम पे लगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसको रिटर्न मिलेगा ना, क्या मिलेगा? तो वही इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरेस्ट। और चौथा कि बिजनेस कोई चलता है, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी, क्या उसमें नेचुरल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस क्या है? लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमको क्या चाहिए? नेचुरल पर्सन। कोई डायरेक्टर चाहिए ना कंपनी के लिए, किसी सोल ट्रेडिंग के लिए सोल प्रोप्राइटर चाहिए ना बेटा। और वो अपना क्या लगा रहा है? स्किल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? एंटरप्रेन्योर स्किल जिसको कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर स्किल कहलाएगा फैक्टर सर्विस। क्या कहलाएगा? और उस अपने स्किल को लगाकर प्रॉफिट जनरेट किया, स्किल को लगा क्या जनरेट किया? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द फोर्थ फैक्टर इनकम। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर स्किल। मतलब एंटरप्रेन्योर स्किल इनोवेटिव आइडिया, कुछ नया टेक्निक लगाते हैं,
आप नया बिजनेस में कुछ चीज मतलब कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते इससे आपका फायदा हो रहा है, तो फायदा होता है तो मिलता है ना। जैसे मान लो कि पार्टनरशिप करते हो गया, पार्टनरशिप में फर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया, इंडिविजुअल प्रॉफिट, तो दैट इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो पार्टनर्स में बढ़ गया तो वही तो वो अपने स्किल से कमाया, समझ गए ना? तो 4 चीज समझ गए। तो अब बताओ नेशनल इनकम में कितने फैक्टर इनकम जुटेंगे? 4। वो 4 फैक्टर इनकम क्या क्या है? अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और अनअर्न्ड जाएगा, अनअर्न्ड इनकम होता है ट्रांसफर इनकम, जिसको यूनिलेटरल कहते हैं। वही इनकम जाएगा जो बायलेटरल होगा। बायलेटरल का मतलब 2 साइडेड, बोथ साइडेड। जैसे मान लीजिए कि अभी हम टीच कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो हम अपना सर्विस दे रहे हैं ना आपको, उसके बाद में आप हमको क्या दीजिएगा? फी दीजिएगा। तो ये बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है? बायलेटरल है, तो मेरा इनकम हो गया, तो क्या वो नेशनल इनकम में जुटेगा? एकदम जुटेगा। लेकिन मान लो कि हम आपको जैसे मान लो कि हम दे दिए सबको 10-10 रुपए, जाओ डेयरी मिल्क खाना, और हम 2 रुपया देंगे किसी बार खाने के लिए, अब 10 रुपया नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। क्या उनका कहने का मतलब क्या? 50 रुपया होगा। चलिए हम 2 रुपया दिए मान लो किसवीं बार खाने के लिए। अब बताइए आपके लिए क्या है वो इनकम होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा मान लो कि इसमें से कोई बच्चा अपने पॉकेट में रख लिया, नहीं खाया, तब होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनअर्न्ड इनकम, नहीं कमाया गया पैसा। कमाए हो हमसे, हम तो खुश होके दे दिए। जैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी दिए, आपके भैया मान लीजिए कि बैंगलोर जॉब कर रहे हैं, हो सकता है मतलब बैंगलोर डेजों की बाहर जॉब करते हैं, वो वहां से भेजते हैं तो सर का ट्यूशन फी जाता है, हमारा किताब खरीदाता है, ये होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी के पेरेंट्स विदेश कमा रहे हैं, महीने का पापा पैसा भेजते हैं, तो क्या ये सब इनकम है जिसको मिल रहा है? ये नहीं कमाया, अनअर्न्ड है, जिसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि अगर भैया पैसा मंथली भेज रहा है, पापा भेज रहे हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन कि 50,000 का हम भेजे तो 50,000 तो मेरे लिए क्या काम किया, ऐसा नहीं ना हो सकता। तो ये ट्रांसफर इनकम जिसको यूनिलेटरल कहते हैं, जैसे गिफ्ट करना, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन। ओल्ड एज पेंशन समझ रहे ना? जैसे मान लो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है गांव समाज में, जिसके जो फाइनेंशियली कमजोर है, तो सरकार उसको हेल्प कर रही है ना। सरकार के सब बराबर है, इक्विटी जस्टिस होना चाहिए कि भैया जो भूखा, कोई सरकार का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भूखा ना सोए। वो अलग बात है कि बहुत सोता है, लेकिन मान लो कि सरकार उसको दे रही मंथली 2,000 रुपए दे रही है, विडो पेंशन दे रही है। बच्चा सबको आंगनबाड़ी से पैसा मिलता है, आंगनबाड़ी में ना कितने मिलता है पैसा मिलता है, 200-300 रुपया महीना मिलता है। आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन करेंगे तो 25,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन के तो 50,000 रुपया मिलेगा, टोटल 75,000 कमाई हो जाएगा। बताइए क्या ये सब आपका कमाने का पैसा है? नहीं, दिस ऑल आर द अर्न्ड ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेशनल इनकम में क्या जुटेगा? अर्न्ड की अनअर्न्ड की दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम, ये अनअर्न्ड है और ये अर्न्ड है, ये यूनिलेटरल और ये। It may be noted that factor incomes are different from transfer income. Transfer incomes are those income which are received by a person as help. As help. किसकी बात कर रहा है वो? Transfer help, donation और charity. अब बिल गेट्स किसी बिहार के 4 गांव को डोनेट कर रहा है या चैरिटी कर रहा है, तो क्या उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि वहां सबको पैसा चाहिए? कोई डोनेशन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। Whereas factor income are those income which are received by the factor of production by rendering their services. हम अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब, ठीक है ना? In other words, while factor income is earned income, transfer income is unearned. तो ये नेशनल इनकम में जुटेगा? ये जुटेगा? Since transfer income are not earned as reward for rendering as for factor services, these are
बढ़िया से क्लियर हो गया ना, यस सर बहुत कोई दिक्कत नहीं है। नोटिंग करिए एक पॉइंट। अच्छा, ये फैक्टर इनकम तो लिखवाए हुए हैं, यस सर लिखे फॉर कैलकुलेशन ऑफ या फॉर एस्टिमेशन ऑफ इस देश को बस 2 मिनट सब्र करिए। सर एसी फेस्टल सही होता लेते आने को तो वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें डालता है ए बाहर से भी आता है लटकाने वाला, आवाज आता है लटकाने वाला आता है ना, यस सर इस पे है मेरे पास, ये रूम स्प्रे साथ चल रही है लगाओ। लेके आए कहां पे ड्रॉर में नीचे वाला ड्रॉर पर, ऊपर में मत खोलना, अपना पैसा है। नीचे वाला जो है ना खोलोगे तो उसमें दिख जाएगा रूम पे। हो गया बउआ, अभी तक नहीं हुआ, हो गया। चलिए अब अकाउंट शुरू करेंगे, बट आपसे सवाल पूछने वाले हैं। भावना खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। बताओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 4 एलिमेंट क्या क्या है? सैलरी एंड वेजेस, रेंट, हे भगवान, सैलरी एंड वेजेस, रिटायरमेंट पेंशन, पेमेंट मेड इन काइंड अरे हम ही चलाएंगे, चलो। पर्दा में मारते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी। तुम्हारा इकोनॉमिक्स है ना, ये होता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स है ना। बताओ 4 फैक्टर इनकम क्या क्या है? अभी जस्ट पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, कोई बोल सकता है? आर्यन तुम बताओ। तो पीछे मार देंगे ना